चंद्रयान-3 पर एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक तो 3,80,000 के लगभग किलोमीटर का सफर और उसके बाद लगातार 5 बार ऑर्बिट चेंज करना धरती के पास और 5 बार ऑर्बिट चेंज करना लूनर सरफेस के पास यानी कि चंद्रमा के पास। उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। खबर यह है कि चंद्रमा की सतह पर लगातार मीटियोर्स का शावर होता रहता है, यानी कि उल्का पिंड, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, यानी कि मिनी माइक्रो उल्का पिंड भी होते हैं जो कि ग्रहों से टकराते हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मून की, एक ऐसी धरती की जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा उपग्रह, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बेहद पतला एटमॉस्फेयर है जो भी है। और रही बात उसकी ग्रेविटी की, तो वो भी बेहद कम है। तो बात हो रही है यहां पर कि चंद्रयान पर हो सकती है पत्थरों की बारिश। देखिए कैसे संभालेंगे इसरो वैज्ञानिक। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हर रोज, आप और हमको पता नहीं चलता, लेकिन हर रोज 33 मीट्रिक टन उल्का पिंड या उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे माइक्रोमीटियोराइट कहा जाता है, ये धरती से टकराने के लिए धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। आपको मालूम नहीं होगी बात, लेकिन आपको बता दें, डेली 33 मीट्रिक टन जो है उल्का पिंड अंतरिक्ष सेलेस्टियल बॉडीज का, चाहे वो कॉमेट्स आया हो यानी कि धूमकेतुओं के पीछे उड़ने वाली डस्ट से वो घूम रहा हो अंतरिक्ष में, या किसी और तरीके से, वहां से जो माइक्रो मीटियोराइट्स हैं ये डेली धरती पर गिरते हैं। और दिक्कत यह है कि धरती के ऊपर ये गिर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता। कारण इसका यह है कि मीटियोराइट कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के रहते हैं। और दूसरी चीज, धरती के पास एक स्ट्रॉन्ग, एक मोटा, एक थिक एटमॉस्फेरिक स्फीयर है, प्रोटेक्टिंग शील्ड है। अब जब ये आते हैं मीटियोराइट्स, तो एक तो इन्हें नीचे गिरते वक्त धरती की ग्रेविटी बहुत तेज गति से खींचती है और रोकने का काम करती है धरती की सतह के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेरिक एयर। अब होता क्या है, उसमें जो गैसेस होती हैं, उसमें जो माइक्रो मीटियोराइट है उसे चीरते हुए निकलना पड़ता है धरती की तरफ, लेकिन वहां पर काफी रेजिस्टेंस दिखाती हैं जो गैसें हैं। होता क्या है, इसकी वजह से काफी फ्रिक्शन डेवलप होता है और धीरे धीरे करके वातावरण में ही, यानी कि एनवायरमेंट में ही नीचे गिरने से पहले ये सारे मीटियोराइट जो 33 हमने मीट्रिक टन आपको बताया था डेली गिरते हैं, ये सब के सब हवा में ही खाक हो जाते हैं। तो पृथ्वी तो एकदम से सेफ है। हम कह सकते हैं कि कुछ छोटे मीटियोराइट से तो बिल्कुल सेफ है। हाँ, कोई बड़ा मीटियोराइट अगर टकराएगा तब फिर उसके बाद बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, और ऐसा कोई मीटियोराइट अभी तो नहीं मिला जो धरती सब जस्ट टकराने वाला हो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा के पास ना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही चंद्रमा के पास में उसका खुद का एक पावरफुल एटमॉस्फेयर है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मीटियोर शावर जब धरती छोड़ करके चंद्रमा पर गिरने के लिए आते हैं, तो इनकी गति बेहद ज्यादा होती है दोस्तों। ये जब चंद्रमा की तरफ बढ़ते हैं, तो क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है रेजिस्टेंस देने के लिए, तो जो स्लोएस्ट मीटियोराइट भी गिरता है, अगर हम मान के चलें कि सबसे कम गति वाला मीटियोराइट हम देखें जो कि चांद की धरती से टकराता है, तो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। अगर देखा जाए तो इसे 45,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से गिरता है। सबसे स्लोएस्ट की बात करें हम, जो कि चंद्रमा के सतह पर गिरते हैं। इसके अलावा जो सबसे फास्टेस्ट आते हैं वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं, 1,60,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। दोस्तों, इतनी गति से अगर सुई भी टकरा जाए ना, तो काफी तबाही मच सकती है। और यहाँ पर तो हम माइक्रो मीटियोराइट्स की बात कर रहे हैं। पर अब देखिए, आपको बता दें कितना पावरफुल होता है। अगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि बड़े उल्का पिंड पहुंचे चंद्रमा की सतह पर, पहले पहुंचते थे लेकिन अब कम हो गए। तो देखिए, अगर एक 5 किलो का भी मीटियोराइट जो है वो चंद्रमा में गिरने के लिए आ जाता है आगे, तो आपको बता दें वो एक ऐसा क्रेटर बना देगा जब वो गिरेगा नीचे धरती पे चंद्रमा की, जो कि 9 मीटर्स जितना गहरा हो और उतना बड़ा भी हो। आप समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हमको दिखाई देते हैं चंद्रमा की सतह पर, वो इन्हीं मीटियोराइट से गिरने से बने। अब सबसे बड़ी बात यह कि जब इतनी गति से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा, छेद हो गया, बात यहीं खत्म हो जाती, तब तो ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई मीटियोराइट 5 किलो वजन का आकर के चंद्रमा की सतह से टकराएगा, तो न सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा, क्योंकि उसकी गति स्लो करने वाला कोई एटमॉस्फेरिक शील्ड तो मौजूद नहीं है चंद्रमा के पास, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होगी। वहां पर जब जाकर के ये जो चीज है ये टकराएगी चंद्रमा की सरफेस पर, तो एक बड़ा गड्ढा तो बनेगा, लेकिन वहां की जो रेत मिट्टी वो कहां जाएगी, वो हवा में 30 किलोमीटर दूर तक हवा में उछल सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिक्कत यह है कि लूनर सरफेस के पास में उतना गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है नहीं, जिसके चलते छोटे छोटे रेत के पार्टिकल जो वहां मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम लूनर डस्ट कहते हैं,
जब उससे टकराता है कोई चीज टकराती है, फॉर एग्जांपल इसमें माइक्रो मीटोराइट की बात कर रहे हैं, कोई टकराता है वहां पर, तो वहां पर जो रेत है वो क्योंकि ग्रेविटी बेहद कम है तो बहुत दूर तक हवा में जाती है, 30-30 किलोमीटर तक। यानी कि अगर कहीं वहां पर कोई हमला हो गया, कुछ गिरा दिया गया बॉम्ब वॉम्ब, तो आसपास के पूरे इलाके में रेत जो है वो भर जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या। अब बात आती है इसको क्या प्रॉब्लम है चंद्रयान 3 को। देखिए चंद्रयान 3 जहां जा रहा है वैसे वहां पर उतनी मीटोराइट शावर होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो खतरनाक क्यों साबित होगी। डायरेक्ट डैमेज हो सकता है चंद्रयान 3 के सोलर पैनल्स का या चंद्रयान 3 का खुद से लैंडर का, जहां से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर को खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई मीटियोर शावर हुआ, 5 किलो छोड़ दीजिए, छोटा सा भी हुआ, और वो चंद्रयान 3 जहां उतरा है उसके इर्द गिर्द हो गया, तो वहां से लूनर डस्ट तो जरूर उठेगी। अंतरिक्ष से अगर कोई पिंड टकराएगा चंद्रमा की सतह पर तो वहां से धूल तो उठेगी, और ये धूल 30-30 किलोमीटर दूर तक जाती है, आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में ये धूल अगर चंद्रयान 3 के लैंडर में चिपक गई, अगर ये धूल जो है वो हमारे प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स के ऊपर गिर गई, तो सोचिए फिर उनका कम्युनिकेशन बुरी तरीके से बिगड़ सकता है, उनकी एनर्जी समाप्त हो सकती है और हमारा मिशन सीधे सीधे फेल हो सकता है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक चारों तरफ से नजर रखा कर बैठे हैं, किसी भी प्रकार का उल्का पिंड का शावर ना हो, मीटियोराइट शावर ना हो। अगर होती भी है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए उन्होंने पहले ही जुगत लगा ली, और इसीलिए उन्होंने साउथ पोल ऑफ मून चुना था, जहां पर सबसे कम जो है इस प्रकार की मीटियोराइट एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब देखना यह कि इसरो ने अपने पैनल्स को किस तरीके से डिजाइन किया है। बताया जा रहा है कि पहले सिर्फ 2 पैनल लैंडर के साथ अटैच थे, पर इस बार लैंडर में 4 पैनल लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार एनर्जी की प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लूनर डस्ट का तूफान आया या आसपास कोई विस्फोट हुआ जिससे लूनर डस्ट जो है वो हवा में फैली और वो जाकर जो लैंडर है हमारा उतरेगा, जो चंद्रयान 3 के साथ में विक्रम जो है उसके लैंडर में उसकी तकनीकी खराबी ना पैदा कर दे, उसके सोलर पैनल्स को ढक ना दे अपनी रेत से, अपनी मिट्टी से, जिससे कि वो चार्ज ना हो पाए, ऐसी अगर स्थिति आती है तो ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस ओर जरूर सोचा होगा, और लूनर डस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने कहा था जिन्होंने अपोलो मिशन में हिस्सा लिया था और चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। दिक्कत यह है कि वहां पर जो रेत उड़ती है वो कई कई किलोमीटर दूर तक उड़ती है, यानी कि एक जगह कुछ होगा तो उसका असर 30 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 अपने आप को सक्सीड कर पाता है और कहां से किस तरीके से वो ये डेटा भी लेकर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों। मीटोराइट अगर शावर होगी और हमने वहां प्लांट लगा दिए हीलियम 3 को एक्सकेवेट करने के लिए, या फिर कुछ हमने वहां पर एक्सपेरिमेंट करना हुआ, या वहां पर अपन ने बेस बनाने की बात कर दी चंद्रमा पर, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर मीटोराइट शावर होता रहेगा तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, मान के चलिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है चंद्रमा की धरती पर, तो उसे झेलना हम इंसानों के लिए तो बेहद मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और ये कारण है जिसकी वजह से आज तक जो मून है, जो चंद्रमा है, वो एक बैरन जमीन बनी हुई, अन्यथा अब तक तो दुनिया के कई देश चंद्रमा पर उतर जाते हैं। लूनर डस्ट वहां की बहुत बड़ी समस्या है, और ये मीटियोराइट शावर जब भी होती है तो उसका असर दोनों तरफ पड़ता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर,